आज हम हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सन 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन सा देश शामिल हुआ करता था। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन सा देश शामिल था। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश पूरी तरीके से हिंद चीन के अंतर्गत शामिल हुआ करता था। किस देश ने नाजी पार्टी की स्थापना की। नाजी पार्टी का स्थापना हिटलर के द्वारा किया गया था। हिटलर जर्मनी का व्यक्ति हुआ करता था। हिटलर के आत्मकथा का नाम मेन कैम्फ, मेरा संघर्ष, एक पुस्तक लिखा था जो उसका आत्मकथा भी हुआ करता था। हिटलर ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान किया था। हड़प्पा के किस स्थल पर जल प्रणाली का प्रमाण मिला है। यानी कि हड़प्पा स्थल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल के रूप में याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर खोजा गया था और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया था। 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में ये जगह चला गया। तो जल प्रणाली का जो शुरुआत है ना, जल का प्रमाण धौलावीरा नामक स्थान से मिला है। धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित है और ये इसको यूनेस्को में भी वर्तमान में शामिल कर दिया गया। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो चला गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का दांडी यात्रा जब शुरुआत हुआ, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। यानी कि हाथ से बनाने वाले चीज़ों का वितरण क्षेत्र कहाँ पे था। लाहौर में था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पे अवस्थित है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे या किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग ना लोहा से कोई परिचित नहीं रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में ना कांसा धातु का खोज हो चुका था। तांबा पहले हुआ था, तांबा के बाद कांसा का खोज हुआ। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो लोहा का खोज पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। सोना चांदी का गहना मिला था, मनके बनाने का कारखाना मिला था, लेकिन लोहा का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1861 में भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था। 1861 में भारत परिषद अधिनियम के समय में लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय हुआ करता था। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम पद्मावत है। पद्मावत फिल्म भी पूरी तरीके से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था रेमजे मैकडोनल्ड। 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930, 1931 और 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, दूसरा 31 में होता है, तीसरा पूरी तरीके से 32 में होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। मैकडोनल्ड था। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा पूरी तरीके से इसी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप, उत्माशा अंतरिक्ष, आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप के रूप में याद रखा जा सकता है। केप ऑफ गुड होप का जो खोज किया था बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था। अली मर्दान को बंगाल का प्रशासक और गवर्नर नियुक्त किया था। प्रशासक को ही गवर्नर कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिरजाबाद कर दिया गया। खिरजाबाद नामक जो स्थान है पूरी तरीके से कहाँ है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नामांकन किया गया था। ये चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद के रूप में कर दिया था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल में काम करते थे। चरक कनिष्क के शासनकाल में रहा करते थे। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से। कुषाण वंश का संस्थापक था कजुल कटफिसस और कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म को धारण किया था। बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। तो कनिष्क गंधार शैली का विकास किया था। भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का 2 प्रकार का कला के बारे में चर्चा करते हैं, मथुरा कला और गंधार कला। मथुरा कला का संबंध देसी कला से है। मथुरा अपने उत्तर प्रदेश का एक जगह है, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, भगवान कृष्ण का नगरी है। तो मथुरा कला का संबंध देसी कला से। यूनानी कला गंधार
शैली का संबंध विदेशी कला से। तो गांधार शैली में भगवान बुद्ध का जितना भी मूर्ति बना हुआ है वो सब पीले रंग का चमचमाता हुआ पत्थर से मूर्ति बना है, इस बात को याद रखिएगा। तो गांधार शैली का संबंध यूनान और भारत के सम्मिश्रण की कला से संबंधित है। कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया था, कनिष्क के शासनकाल में भी शुरू किया था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। राजपूत काल के समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल के समाज में कायस्थ जाति का पूरी तरीके से उदय हुआ था। कायस्थ का जो ओ सनम एक अभिलेख है, ओ सनम अभिलेख में कायस्थ जाति के बारे में पूरी तरीके से वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मौर्य शासक जो था, मौर्य साम्राज्य नंद वंश के बाद मौर्य वंश का पूरी तरीके से शासन होता है। नंद वंश का अंतिम राजा का नाम था धनानंद। धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार को दो बेटा हुआ, एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम सुसीम हुआ करता था। अशोक सम्राट के रूप में उभरा। तो अंतिम मौर्य साम्राज्य का नाम, मौर्य शासक का नाम बृहदत्त हुआ करता था, याद रखिएगा। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस के सफलता पूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया गया? तो 1930 और 31 में बरही कांग्रेस के सफलता पूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले का नाकाम कर दिया? गया जिले में। ये पूरी तरीके से गया जिले से संबंधित है। भारत में रोमन व्यापार की बस्ती का अवशेष कहाँ मिला है? रोमन व्यापार की बस्ती का अरिकमेडु नामक स्थान पर पूरी तरीके से प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में स्थित है अरिकमेडु। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख करता है? यानी कि धार्मिक अनुष्ठान की पद्धति का उल्लेख कौन करता है? यजुर्वेद। ऋग्वेद 4 प्रकार का वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो जितना भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के समय में मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो ऋग्वेद के अंतर्गत होता है। यज्ञ के समय यज्ञशाला किस प्रकार से बनाना है, हवन कुंड किस प्रकार से बनाना है, ये सारा व्यवस्था यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में ना जादू, टोना, भूत प्रेत इन सब के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। सबसे प्राचीन वेद का ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा से का शैल चित्र है, यानी गुफा के अंदर चित्र बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश में पूरी तरह से स्थित है। सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु का क्या नाम था? सिख के 10 गुरु हुआ करते थे और 5वें गुरु का नाम अर्जुन देव हुआ करता था। 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। अशोक के प्रशस्त्र स्तंभ किसके प्रतीक हुआ करते थे? अशोक स्तंभ लिखा करता था। स्तंभ 3 प्रकार का होता था, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहालेख। शिलालेख का मतलब पत्थर पे कोई चीज़ लिखा गया तो शिलालेख के रूप में। स्तंभ का मतलब पिलर बना दिया गया, उस पिलर पे कोई चीज़ लिखा गया उसको स्तंभ लेख। और गुहा का मतलब गुफा के भीतर कोई चीज़ लिखा गया उसको गुहालेख के रूप में हम लोग उसको गुहालेख के रूप में याद रखेंगे। 3 प्रकार का अभिलेख था, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। वही गुहालेख के अंतर्गत हम लोग बात किए थे किसका? भीमबेटका की गुफा के बारे में बात किए थे। तो अशोक का जो स्तंभ था ना, प्रशासन के लिए, यानी प्रशासन में क्या क्या व्यवस्था करना है इसके बारे में पूरी तरीके से व्यवस्था की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर मोहरें किसकी बनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर बनाई गई थी सेलखड़ी का पूरी तरीके से मोहर बना था। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। जब काला चूड़ी पहनिएगा तो घर घर का आवाज़ आएगा। तो घग्गर नदी के तट पे कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब प्रवचन देना शुरू किया। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं तो सबसे पहले वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु मिलते हैं जिनका नाम है अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम सांख्य दर्शन का शिक्षा देते हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन में से एक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि को याद रखा जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि सांख्य दर्शन का वहाँ पे शिक्षा लिए। इसके बाद वहाँ से वो चले गए पूरी तरीक़े से गया में उनको एक गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र गुरु से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के पर एक छोटा सा प्रसंग आता है, बता देते हैं थोड़ा सा।
ज्ञान प्राप्त होने से पहले महात्मा बुद्ध सोचे थे कि हम बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करेंगे। जब बैठे तपस्या करने के लिए तो उनका शरीर गलने लगा। सोचे कि बिना खाएंगे पिएंगे नहीं तो पूरी तरीक़ा से मेरा शरीर खत्म हो जाएगा और हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी पीरियड में एक कहानी आता है छोटा सा। एक राजा की बेटी थी जिसका नाम था सुजाता। राजा की बेटी सुजाता और अपने सखी सहेली के साथ घूमने के लिए निकली थी। और जब घूमने के लिए निकली थी तो एक बीना बजा रही थी, और बीना बजा रही थी तो बीना से एक धुन ये निकल रहा था कि बीना के रस्सी को इतना मत खींच कि टूट जाए, और इतना कम भी मत खींच इससे कोई धुन ना निकले। यानी कि महात्मा बुद्ध सोचे कि हम अपने शरीर को इतना न तपा दें कि हम मर जाएं, हमको थोड़ा थोड़ा सा भोजन करना चाहिए। उसी समय मध्यम मार्ग का शुरुआत होता है कि मध्यम मार्ग का मतलब मिडिल क्लास का शुरुआत महात्मा बुद्ध उसी समय करते हैं। और सुजाता नामक स्त्री को बुलाते हैं कि हे कन्या, हम भूखे हैं। वही अपने घर से खीर बना के लाती है, खिलाती है, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब महात्मा बुद्ध को बुद्ध कहलाया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ बाद में महात्मा बुद्ध बन गए। और जो स्थान हुआ करता था बोध गया, पहले गया हुआ करता था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका नाम बोध गया कर दिया गया। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्त भी पूर्णिमा के दिन हुआ, और उनका देहांत भी पूर्णिमा के दिन हुआ। महात्मा बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है प्रवचन देने की शुरुआत। तो प्रवचन देने की शुरुआत सारनाथ से करते हैं। सारनाथ को ऋषिपत्तनम कहा जाता है। ऋषिपत्तनम बनारस में गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। श्रावस्ती एक जगह है। महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिया गया था। श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन 25, मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है? मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया के रूप में याद रखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला? सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, चला गया है पाकिस्तान में। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई? गीता रहस्य। आज हम क्लास में बात करें तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोले तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक को मांडेली जेल में भेजा गया था। मांडेली जेल कहाँ पे है? मांडेली जेल म्यांमार में स्थित है। मांडेली जेल म्यांमार में स्थित है। उसी मांडेली जेल में बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था और पुस्तक लेते उसी जेल में पुस्तक लिखा जिसका नाम था गीता रहस्य। तीसरा बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरा बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ और तीसरा पटना में हुआ, पाटलिपुत्रा में हुआ और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ। पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना उदयन नामक राजा के द्वारा किया गया था। उदयन का संबंध हर्यक वंश से है, इस बात को भी थोड़ा सा गौर करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य के किसान आंदोलन के नेता कौन थे? दरभंगा राज्य के किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद नामक व्यक्ति हुआ करते थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जो शादी हुआ था ना, भोज राय के घर में शादी हुआ था, राजस्थान में बड़े घराना में शादी हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण की ये पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो गई। बाद में जो उनका जब देहांत हो गया तो ये पूरी तरीके से मंदिर में सेवा करने लग गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत इसको याद रखा जाता है। पॉलिटी के क्वेश्चन में भी इसको हम लोग चर्चा किए थे। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 में। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका होती, यानी कि प्रथम महिला कोई शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। इनका नाम था ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार, नाना साहब अवध और मौलाना अमहदुल्ला। ये पूरी तरीक़े से नाना साहब का संबंध अवध से नहीं, नाना साहब का संबंध कानपुर से था। अवध से सादत खां का संबंध है। अवध का संस्थापक सादत खां, लिखते हैं थोड़ा सा, इसको याद रखिएगा। सादत खां, अवध का संस्थापक सादत खां। अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह।
वाजिद अली शाह के पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल लखनऊ से क्रांति का कार्यभार संभाली थी। जब अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा रहा था। वो शायर हुआ करता था, शायर भी बोलता था। मेरे को शायर बोला था कि दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ने अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ से कार्यभार संभाली थी, क्रांति का आगाज की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित होते उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखते हैं, उसमें वेदों के लौटो लिखते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। वास्को डी गामा भारत का खोज कब करता है? समुद्री मार्ग का खोज कब करता है? 1498 में करता है। केरल के कालीकाट नामक बंदरगाह पे आता है और जमोरिन वहाँ पे उसका स्वागत करता है। क्वेश्चन 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? रूसो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हुआ करते थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाम का एक बालक 1893 में शिकागो जाते हैं, उनका नाम विवेकानंद होता है। विवेकानंद जो टाइटल है खेतरी के एक राजा हुआ करते थे, अजीत सिंह उन्हीं के द्वारा दिया गया, और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे 1893 में विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन नाम का व्यक्ति था फ्रांस का। पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग। वेद की संख्या है 4, वेदांग की संख्या है 6, उपनिषद की संख्या है 108। याद रखिएगा, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 और आरण्यक के मतलब क्या होता है आप सबके बारे में समझाते हैं। उपनिषद का संबंध सीधा दर्शन से है। उपनिषद की संख्या कितना? 108 को है। वेदांग यानी वेद को भली भांति समझने के लिए वेदांग नामक पुस्तक लिखा गया। वेद की संख्या 4 है तो उसी को पूरी तरीके से 6 पुस्तक के रूप में लिखा गया। अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी जंगल में बैठकर लिखे गए पुस्तक को अरण्य कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होगा, निषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर, यानी गुरु के समीप बैठकर लिखे पुस्तक को उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितने? 108 है। और अरण्यक का मतलब कि जंगल में बैठकर लिखे गए पुस्तक को अरण्यक कहा जाता है। अरण्य मतलब जंगल, और जंगल में बैठकर तपस्या कर लिखने वाले पुस्तक को अरण्यक के रूप में याद रखा जाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? उस समय वायसराय हो गया था, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय वायसराय और गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर का ही नाम बदल के बाद में वायसराय कर दिया गया, इस बात को याद रख लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया गया। कालाशोक का संबंध किस वंश से है? शिशुनाग वंश से है। शिशुनाग वंश का ही संबंध, कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से है। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि गोवा में पहले किसका शासन था? गोवा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि गोवा में सबसे पहले किसका शासन था? तो गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। 1498 में पुर्तगाली आता है। 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली पूरी तरीके से गोवा में बसा रहता है। 1961 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन विजय किया जाता है। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत पूरी तरीके से क्वेश्चन आगे हम लोग देख लेते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले आए थे? ये पत्थर के औजार बनाने के लिए पूरा पाषाण काल के याद रखिएगा। 3 प्रकार का काल है, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में याद रखना है कि पूरा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। एक छोटा सा कहानी है, आग लगा और पूरा जल गया, यानी कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है।
कृषि का शुरुआत और पहिए का आविष्कार पूरी तरीके से नवपाषाण काल में हुआ। नया युग आता है, कृषि किया जाता है, पूरी तरीके से गाड़ी बनता है। तो गाड़ी बनाने के लिए पूरी तरीके से पहिया बनाते हैं। कृषि किए, धान गेहूँ बो लिए, बोझा बना दिए, पूरी तरीके से प्रकार का चक्का बना लिए और पहिया गाड़ी बना लिए। उस गाड़ी से पूरी तरीके से सामान को हम लोग ले लिए। तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार और पहिए का आविष्कार। पूरे पाषाण काल में आग का आविष्कार पूरी तरीके से होता है और पत्थर का औजार पूरे पाषाण काल में ही पूरी तरीके से बनाया गया था। पाषाण का मतलब पूरी तरीके से पत्थर से जुड़ी हुई संस्कृति को याद रखा जाता है। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के रूप में हम लोग पूरी तरीके से गंधार कला को, इसी कला के बारे में हम बात कर रहे थे। गंधार कला और मथुरा कला दो प्रकार की कला थी जिसमें भगवान बुद्ध का मूर्ति बना था। भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी, लेकिन सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में बनाई गई थी। मथुरा कला का संबंध देसी कला से है और गंधार कला का संबंध विदेशी कला से है। भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंधार शैली किसका किसका मिश्रण है, तो भारतीय कला और यूनानी कला का पूरी तरीके से मिश्रण है। ग्रीक का संबंध यूनान से ही है। ग्रीक को यूनान कहा जाता है, एथेंस कहा जाता है। तो गंधार शैली का जो शुरुआत है, इसका जो मिश्रण है भारतीय और ग्रीक यानी यूनान कला का मिश्रण है। भगवान बुद्ध का मूर्ति गंधार शैली में सबसे ज़्यादा बनाई गई है। जो पीले रंग का पत्थर से मूर्ति बनती है पूरी तरीके से गंधार शैली में ही बनती है। मधुबनी कला का संबंध अपने बिहार से है। मधुबनी पेंटिंग अपने बिहार से ही होती है, मधुबनी जिले में। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट का नाम चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था। निकोलो कोंटी नामक इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में इटली का यात्री निकोला कोंटी भारत में आया हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कर दी जाती है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत दिया था? गार्डन सिटी का जो सिद्धांत है ना, एजेनहावर्ट के द्वारा पूरी तरीके से गार्डन सिटी का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े गए थे, पेरियार रामास्वामी के द्वारा ये पूरी तरीके से सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़ा गया था। मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुआ था? मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में अक्टूबर 1946 में पूरी तरीके से शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1914 से 18 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चलता है। 1914 में इसकी शुरुआत हो जाती है। किस घटना ने अमेरिका में दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हुआ? किस घटना ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला हो गया था, उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। 1939 1945 तक चलता है। 61 देश भाग लेता है दूसरे विश्व युद्ध में, याद रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लेता है और दूसरे विश्व युद्ध में 61 देश भाग लेता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में किया गया था। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया की राजधानी कहाँ पे? बेलग्रेड। और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? यूरोप में सामंतवाद का उदय का मुख्य कारण रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। नाजी पार्टी के संस्थापक। नाजी पार्टी के लिए हम लोग पढ़े थे शुरुआत क्वेश्चन में जर्मनी के बारे में, और नाजी पार्टी का जो संस्थापक हुआ करता था वो एडोल्फ हिटलर था। हिटलर ही नाजी पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? इसका ऑप्शन आगे मिलेगा। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। लीग ऑफ नेशन की शुरुआत 10 जनवरी 1920 को होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है? उपनिवेशवाद का उदय का महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास इंग्लैंड से प्रारंभ होती है। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियल रेवोल्यूशन गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवशाली क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में इसको याद रखा जा सकता है। गौरवशाली क्रांति 1688 में हुआ था। फ्रांस के पेरिस में कम्यून की स्थापना कब की गई थी? 1871 में फ्रांस के पेरिस में कम्यून की स्थापना किया गया था। 1871 याद रखना है। फ्रांस के पेरिस में कम्यून की स्थापना 1871 में किया गया था। इसको फिर से देख लेते हैं।
जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापित कब किया गया था? रक्तहीन क्रांति जापान में 1868 एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को एडी कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को बीसी कहा जाता है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ और 1 ईस्वी के पहले की घटना को कहा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और बाद वाले को कहा जाता है एडी। एडी का मतलब आफ्टर डेथ या एनो डोमिनी के रूप में हम लोग याद रखते हैं। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? नेपोलियन संहिता 1804 का विषय कानून में समानता। कानून में ही समानता, बिल्कुल। नेपोलियन संहिता का संबंध कानून में ही समानता, कानून सब लोगों के लिए समान हो। निम्नलिखित में से किसने ठगी का दमनकारी का संबंध सुधार की शुरुआत की थी? ठगी के दमनकारी के संबंध में सुधार की शुरुआत की थी ठगी के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही ठगी के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था सुधारने का काम किया था। शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? शंकर खेड़ा का युद्ध, ये भी बिहार दुर्गा में क्वेश्चन पूछा गया है। शंकर खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेड़ा का युद्ध हुआ था। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत कृष्णराज तृतीय को वहाँ का पूरी तरीके से राजा बनाते हैं। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए? असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया। जब चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा कांड जब हो रहा था उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ पे है? बारदोली पूरी तरीके से गुजरात में स्थित है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में, और वही 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 लोग हुआ करता था। 3 लोग कौन कौन था? पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 3 लोगों का एक टीम आया था कैबिनेट मिशन 1946 में, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान बनाने की परंपरा शुरू की गई। 70 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के अंतर्गत? चलिए आगे देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी के जो जीवनी लिखे थे ना, इसका नाम था जी.डी. तेंदुलकर। जी.डी. तेंदुलकर ही महात्मा गांधी का जीवनी लिखे थे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी का जीवनी है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बना। 1857 के विद्रोह के समय में देश आज़ाद हो जाता, लेकिन 1857 की क्रांति के सफलता का मेन कारण था कि वो सभी लोग समर्थन नहीं किया। बहुत सारे लोग इसमें तटस्थ हो गए, पूरी तरीके से अलग हो गए, यानी कि 1857 के विद्रोह में बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुआ। इसी के अंतर्गत पूरी तरीके से ये आंदोलन असफल रहा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव के बारे में हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव है ना, लॉर्ड मैकाले, यानी 1835 में मैकाले पद्धति भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था मैकाले, और 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से ही भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र बाबू बने थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे दिए थे, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और उस समय जब इस्तीफा दे दिए थे कांग्रेस, तब राजेंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था के खोखला करने के लिए इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ये ड्रेन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, यानी कि पहली बार भारतीय लोगों का आय का गणना किए थे कि भारत के लोगों के पास कितना रुपया है। उस समय पर कैपिटल इनकम नहीं, पर लोगों के पास इनकम 20 रुपया हुआ करता था। एक पुस्तक लिए थे, ए प्रॉपर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन थ्योरी के रूप में इसको याद रखा जाता है। ड्रेन थ्योरी दिए कौन थे? दादा भाई नौरोजी दिए थे, यानी कि पहली बार भारतीय लोगों का रुपया, हर व्यक्ति के पास कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला नामक व्यक्ति अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। ब्रिटिश निर्मित
क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्वेश्चन फिर से समझिए, ब्रिटिश निर्मित उत्पाद यानी कि भारत का बहुत सारा सामान ले जाकर ब्रिटेन में सामान बनाया जाता था और भारत में बेचा जाता था। तो जब भारत में इसका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया और भारतीय ब्रिटेन के सामान का बहिष्कार किया गया, इससे ब्रिटेन में क्या प्रभाव हुआ? तो निर्मित वस्तु का बाजार यानी कि हम लोगों को एक प्रकार के बाजार के रूप में ट्रीट करता था और सामान अपना ला के पूरी तरीके से यहाँ बेच लेता था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर ही पूरी तरह से सफल रहा। इसी सांप्रदायिक पंचायत के रूप में 1932 में मैकडोनाल्ड को हम लोग याद रखेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में ही पूरी तरीके से ये असफल रहा। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी क्यों ठहराया जाता? किसने ठहराया? नहीं, भारत के विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ही पूरी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराए थे भारत के विभाजन को लेकर। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी 1882 में किसके शासनकाल में था? लॉर्ड रिपन के जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग उस समय यहाँ का गवर्नर हुआ करता था। 82 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को समस्या के हल करने की कुंजी के रूप में बताया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 83 नंबर, कौन गद्दार पार्टी का पहला सभापति थे? गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। इस पार्टी के प्रथम सभापति का नाम सोहन सिंह भाकना हुआ करता था। संस्थापक थे लाला हरदयाल पूरी तरीके से सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में इसकी स्थापना किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में था। रंगून कहाँ पे? रंगून पूरी तरीके से म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में रंगून स्थित, इसी रंगून में काला पानी का सजा दिया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में ही पूरी तरीके से काला पानी का सजा दिया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरीके से लागू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी 1919 के शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल सही है। नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बिल्कुल सही है। गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं, लाला हरदयाल के द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। नहीं, ऑप्शन इसका सही आंसर ए होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से चारों हम आपको बता दिए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। असफल होने का मेन इसका कारण था कि भारतीय सिपाही का उद्देश्य में एकता की कमी था, बिल्कुल ठीक था। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, बिल्कुल दिया था। इसमें सभी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि सब लोग अच्छे तरीके से संगठित नहीं था, एकता की कमी हुआ करती थी। इसी के अंतर्गत पूरी तरीके से 1857 का क्रांति असफल रहा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म की जो शुरुआत है दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरीके से किया गया था। फिनिक्स आश्रम की भी फिनिक्स आश्रम भी बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और लौट कर आए थे 1915 में। 1915 में 9 जनवरी को जब लौट कर आए तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को लौटकर महात्मा गांधी आए थे। शांति निकेतन ऑप्शन में, शांति निकेतन को वर्तमान में यूनेस्को में शामिल किया गया। शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय हुआ करता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में बनाया गया था। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ही व्यक्ति का नाम है। शांति निकेतन को वर्तमान में यूनेस्को में शामिल किया गया, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। वर्तमान में 42 साइट हो गया यूनेस्को का भारत में। सिक्किम का भारत में विलय हुआ था।
सिक्किम का भारत में विलय हुआ था 1975 के अंतर्गत। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया, लेकिन सिक्किम को शामिल किया गया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। सिक्किम राज्य बना था 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था, उसी में पूरी तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इनके बाद इनका देहांत हो गया था। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? किस अखबार का प्रकाशन पटना से? इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है पटना से होता था। बिहार की राजधानी पटना है। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी से वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव, यानी कि गर्म दल और नरम दल के बीच में पूरी तरीके से ये खटपट था, इसी के कारण ये विभाजन पूरी तरीके से हुआ था। लेकिन 1916 में ये विभाजन पूरी तरीके से फिर से बातचीत करके इसको ठीक कर लिया गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे 1931 में और कांग्रेस का पूरी तरीके से समर्थन किए थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ हुआ। होम रूल आंदोलन का मतलब अपना शासन, स्वशासन। तो इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी, यानी कि अपना शासन होना चाहिए। इसी के अंतर्गत होम रूल के बारे में याद रखिएगा। होम रूल का मतलब अपना शासन, गृह शासन के रूप में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से बंगाल में राष्ट्रवाद चरम पे था, उसको धूमिल करने के लिए पूरी तरीके से ये काम बंगाल में विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। क्वेश्चन 98 देखते हैं, 1927 में बाल्टर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ही बाल्टर कमेटी। जिस प्रकार से सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए, उसी प्रकार से अंग्रेज के ज़माने में 1927 में बाल्टर कमेटी बनाया गया था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना ने सरकारी तौर पर घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को सरकारी तौर पर घोषणा कर दिया कि भारत का विभाजन स्वीकृत हो गया। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? आगा खां के द्वारा किया गया था। आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में ढाका में, और सर्वदलीय अध्यक्षता करने का काम आगा खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो मराठा और दुर्रानी साम्राज्य यानी कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पूरी तरीके से लड़ी जाती है। अहमद शाह अब्दाली का संबंध तालिबान से है, तालिबान का संबंध अफगानिस्तान से है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ हुआ करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया? नवरोज मनाने का जो शुरुआत हुआ बलबन के द्वारा किया गया था। नवरोज पारसी धर्म का त्यौहार है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई? खालसा भूमि का मतलब सरकारी भूमि को अधिक पैमाने पर विकसित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, क्योंकि बाजार को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था के लिए जो इब्न बतूता को याद रखा जाता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता लिखा था।
इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या 54 है, जो पूरी तरीके से 7 महादेश में सबसे अधिक है अफ्रीका महादेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मुगल शासक में तांबे का सिक्का क्या कहा जाता था? तो मुगल साम्राज्य में तांबे के सिक्का को दाम कहा जाता था। तांबे का सिक्कों को दाम से याद रखेंगे। दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करे, नहरों के निर्माण करने में फिरोज शाह तुगलक को याद रखा जाता है। नहर के निर्माण करने में फिरोज शाह तुगलक सबसे बड़ा। फिरोज शाह तुगलक का संबंध तुगलक वंश से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, हम लोग पढ़े थे पूरी तरीके से, मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से होती है। और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सबसे पहले प्रथम आक्रमण हुआ था और इस सफल आक्रमण के रूप में याद रखा जा सकता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं, शिवाजी का छत्रपति रूप से औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? तो शिवाजी का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हुआ करता था। बहावी आंदोलन का मेन केंद्र कहाँ था? पटना, जो कि बिहार की अपनी राजधानी है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव हुआ करता था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हरा दिया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 में पूरी तरह से हुआ था और उसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर के संस्थापक अजय पाल के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना किया गया था। अजमेर राजस्थान में स्थित है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया? मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा लागू किया गया था। स्वच्छ प्रशासन एवं सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू पूरी तरीके से किया गया था। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में किया गया था। उसके बाद सैयद वंश का पूरी तरीके से यहाँ पे शासन होता है। क्वेश्चन है 17 नंबर, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम यानी कि दास हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक नहर बनाने के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक गुलाम किसके शासनकाल में था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही था। मुगल काल में जनपद का मतलब जिला को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जिला को कहा जाता था सरकार, यानी कि जिला को सरकार के नाम से पूरी तरीके से डिनोटेट किया जाता था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? संगीत पर एक पुस्तक लिखने के लिए राणा कुंभा को याद रखेंगे। राणा कुंभा संगीत पर पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन आगे है, गुरु नानक ने अपना अधिकारी गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक हुआ करते थे और गुरु नानक के बाद गुरु अंगद सिख धर्म के गुरु बनते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा, तानसेन का संबंध संगीत से है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का भी मकबरा ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। मणिकर्णिका उनके बचपन का नाम था, मन्नू बचपन के नाम था, मणिकर्णिका के रूप में याद रखेंगे और उनका समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन है कि होली त्यौहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो होली के उत्सव पर सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के रूप में याद रखा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण और पागल बादशाह के रूप में हम लोग याद रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 123 नंबर है कि गोलकुंडा को वर्तमान क्या कहा जाता है? गोलकुंडा यानी हैदराबाद, गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है और हैदराबाद के रूप में याद रखिए गोलकुंडा। नयनार कौन थे? 2 प्रकार के संत हुआ करते थे। एक संत का नाम था अलवार। तो अलवार संत का संबंध भगवान विष्णु के पूजक से, यानी भगवान विष्णु को जो लोग पूजता था उनको अलवार संत कहा जाता था। और नयनार संत का मतलब भगवान शिव की पूजा करने वाले को नयनार संत, और अलवार संत का मतलब भगवान विष्णु के पूजक को अलवार संत के रूप में याद रखा जा सकता है। तो नयनार कौन थे? शैव धर्म के पुजारी थे, भगवान शिव को मानने वाले थे। शिवाजी को कैद कर
शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद करके रखा गया था। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था पूरी तरीके से बाबर और राणा संगा के बीच में। बाबर के द्वारा 4 युद्ध किया गया था। एक पानीपत का प्रथम युद्ध, तब खानवा का युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। एगो ट्रिक है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और फिर मर गया। अब कैसे कैसे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। छोटा सा ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। 26 से लेकर 30 तक का सीक्वेंस आपको याद रखना है। कोई भी आपके घर पे अतिथि आता है तो उसको पानी पिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद बाहर निकलिएगा घर टहलाने के लिए। जब टहलेगा बाहर रात में तो चांद भी देख लेगा। चांद देखने के बाद फिर आपको सोएगा, फिर घर चला जाएगा और घर जाने के बाद हो सकता है कि उसकी कहीं मृत्यु हो जाए। तो बाबर की मृत्यु इस प्रकार से हो गई थी। क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, कभी भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कनौज का युद्ध शेरशाह के द्वारा शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था 1540 में। कनौज को बिलग्राम के युद्ध के रूप में याद रखते हैं, तो कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आए थे। हुमायूं के निमंत्रण पर पूरी तरीके से भारत आए थे। चित्रकारी की जो शुरुआत होती है ना, हुमायूं के शासनकाल से होती है। चित्रकारी की शुरुआत मुगल साम्राज्य में हुमायूं के शासनकाल से चलती है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। जिस प्रकार से शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, उसी प्रकार से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। हुमायूं के समय में शुरू हुआ, जहांगीर के समय में चरम पे था, अकबर के समय में भी अच्छे तरीक़ा से था, जहांगीर के समय में अच्छे तरीक़ा से ले गया, औरंगजेब पूरी तरीक़ा से चित्रकारी को ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य हुआ करते थे? सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाले में हुआ था। पटियाले कहाँ पे है? पंजाब में। पटियाले उत्तर प्रदेश में है और पटियाला पंजाब में स्थित है। फिर से यहाँ ये रिकॉल करिए, 2 शब्द है, एक पटियाला आपका पंजाब में है। पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में है। और जब पटियाली शब्द लगेगा तो वो पूरी तरीके से यूपी में हो जाएगा। पटियाले यूपी और पटियाला पंजाब। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा किला काकतीय शासक के द्वारा बनवाया गया था। बाहुबली जो फिल्म दिखाया गया काकतीय राजवंश से संबंधित, उसी के अंतर्गत याद रख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा के तो राक्षसी तंगरी के युद्ध कहा जाता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और बहमनी साम्राज्य वहाँ पे जीत जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक की अधिकारिता इतिहास शाहजहां के शासनकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के, इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था बादशाहनामा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ। था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प हुआ करता था। क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? महाजनपद की संख्या 16 हुआ करती थी। और 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, सबसे मजबूत महाजनपद मगध हुआ करता था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, इस बात को याद रखिएगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल वंश का संस्थापक विजयालाल था। ऑप्शन नंबर जो ये है ना, ये चोल वंश का संस्थापक था। गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक राजेंद्र प्रथम को याद रखा जाता है। प्राचीन भारत में बनवासी किस नाम से जाना जाता था? बनवासी को निषाद कहा जाता है। जैसे रामायण हम लोग देखते हैं तो जब भगवान राम निषाद राज के पास जाते हैं तो निषाद बनवासी का एक प्रकार का राजा हुआ करता था, तो निषाद के रूप में, बनवासी के रूप में निषाद को याद रखेंगे। निषाद राज जो गुह का नाम था वो निषाद राज से ही संबंधित है, यानी कि बनवासी को जंगल के रूप में, निषाद के रूप में हम लोग याद रखेंगे। ऐसा दृश्य रामायण में भी दिखाया गया है, थोड़ा सा गौर करिएगा। क्वेश्चन है
किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी बना हुआ है? यानी कि मौर्य साम्राज्य का कौन सा स्तंभ, स्तंभ लेख का मतलब कि एक बहुत बड़ा पिलर, और पिलर पे पूरी तरीके से कोई लेख लिखा गया है। तो हाथी का चित्र किस पे पूरी तरीके से बना हुआ है, आइए हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन आगे मिलेगा। तो मौर्य साम्राज्य का जो अभिलेख स्तंभ लेख है, हाथी का जो अभिलेख मिला हुआ है संकिसा स्तंभ पे पूरी तरीके से मिला हुआ है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। भगवान बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वत्स भी एक प्रकार का महाजनपद था। उदयन के लिए याद रखेंगे कि उदयन पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना किया था, जो पटना वर्तमान में है, उसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 139, विलियम जोन्स की सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया था। विलियम जोन्स एक इतिहासकार हुआ करता था। गुप्त युग में भू राजस्व दर कितना था? गुप्त काल में भू राजस्व दर उपज का छठा भाग था। यानी कि ज़्यादातर इतिहास में ना उपज का छठा भाग ही रखा गया है, खास करके अलग अलग समय में बदला है, लेकिन गुप्त काल में भूमि का जो राजस्व था, टैक्स था, वो उपज का छठा भाग हुआ करता था। मौर्य काल में सीता क्या हुआ करता था? सीता एक राजकीय भूमि पर आय से, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता के रूप में याद रखेंगे। सीता का मतलब जो होता है ना, दो हल के बीच का जो सिरा होता है, उसको सीता के रूप में याद रखा जाता है। जहाँ से सीता जी का जन्म हुआ था, उसी को सीता के रूप में याद रखा जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली। वैदिक काल में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली, वंश परंपरा राजतंत्र, यानी कि परंपरावादी राजतंत्र का मतलब राजा का शासन तो था ही, और पूरी तरीक़ा से एक वंश का ही शासन हुआ करता था वैदिक युग में। वैदिक युग का मतलब जिस समय वेद की रचना की गई थी। वेद की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम ऋग्वेद है, सबसे नया वेद का नाम अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गद्य और पद वाला वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन बना? मौर्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली राजवंश सातवाहन वंश बना। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हुआ करता था। शीशे का सिक्का जारी करने के लिए सातवाहन वंश को याद रखते हैं। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है। शाक्त धर्म जो भगवान हम लोग दुर्गा जी का पूजा करते हैं ना, तो दुर्गा जी की पूजा करने में शाक्त धर्म का कहानी आता है। यानी कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है, और शाक्त धर्म का संबंध माता दुर्गा की पूजा करने से ही है। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? यानी कौन सा व्यक्ति राजस्व को इकट्ठा करता था? समहर्ता नामक एक अधिकारी था, वही राजस्व का इकट्ठा करता था। जैसे वर्तमान में राजस्व का इकट्ठा कलेक्टर करता है। कलेक्टर शब्द बना है कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। तो उस समय राजस्व इकट्ठा करने का काम समहर्ता के द्वारा किया जाता था। समहरणालय जो बना है ना शब्द, जो छपड़ा जो जहाँ डीएम आवास है, उसको समहरणालय के रूप में याद रखा जाता है। तो समहरणालय, समहर्ता, कलेक्टर, कलेक्ट, राजस्व इकट्ठा करना, ये सब एक ही शब्द याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे? गुजरात में मिला था। रुद्रादामन का एक अभिलेख था जूनागढ़, और उसी अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का पूरी तरीके से कहानी मिलता है। अशोक का दादा हुआ करता था, यानी कि चंद्रगुप्त का पोता था अशोक। चंद्रगुप्त के बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक, यानी कि अशोक का दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति, 4 प्रकार का बौद्ध संगति हुआ है। 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा पटना में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। पहला जो हुआ था वो पूरी तरीके से अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। उसमें अध्यक्ष कौन हुआ करता था? महाकश्यप था। महाकश्यप अध्यक्ष था। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था। उस समय का राजा अजातशत्रु हुआ करता था, और अध्यक्ष पूरी तरीके से महाकश्यप था। आगे देखते हैं। भारत में प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किया था। प्रथम अस्पताल बनाने का काम, औषधि बाग का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ही पूरी तरीके से भारत में सबसे पहले अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किया था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति के रूप में याद रखा जाता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं लिखी जाने वाली लिपि का नाम खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि को दाईं से बाईं के रूप में हम लोग लिखते हैं। आगे देखते हैं
क्वेश्चन है कि एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था कालीबंगन से। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर हुआ करता था। हड़प्पा जो है पूरी तरीके से हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल भारत के लिए पूछ रहा है तो भारत के लिए राखी गढ़ी पूरी तरीके से हरियाणा में स्थित है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। तमसोमा ज्योतिर्गमयम कथन उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछे तो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए पुस्तक को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का सीधा संबंध किससे है? दर्शन से है। दर्शन का मतलब जो दिखता है वही दर्शन होता है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो जो दिखता है वही दर्शन होता है। दर्शन में हम लोग बात किए थे सबसे पुराना दर्शन, तो सबसे पुराना दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन का शिक्षा महात्मा बुद्ध के द्वारा अलार कलाम नामक गुरु से लिया गया था। अलार कलाम नामक गुरु महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु हुआ करते थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि को हम लोग याद रखते हैं। तो तमसोमा ज्योतिर्गमयम शब्द कहाँ पे? उपनिषद में मिला है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में आर्य सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा है। 3 पुराणों में अलग अलग राजवंशों के बारे में चर्चा है। आर्य सातवाहन वंश में मत्स्य पुराण में चर्चा है, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा है। महाकाव्य 2 गो है, तो महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामायण का ट्रांसलेट किया गया अवधी भाषा में रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला हुआ करता था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता हुआ करता था और महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जनामा के नाम से किया गया था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कब दिया गया? भगवान जब बौद्ध धर्म में महिलाओं को आना पूरी तरीके से वर्जित था, लेकिन महात्मा बुद्ध का एक सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। आनंद के कहने पर पूरी तरीक़ा से सबसे पहले प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माता थी या मौसी मान लेते हैं, महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला थी। वैशाली में ही पूरी तरीके से आनंद के कहने पर सबसे पहले प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त हुआ और प्रथम महिला भिक्षुणी के रूप में बनी। बाद में आम्रपाली वाटिका में आम्रपाली को भी इसमें शामिल किया गया वैशाली में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? पुनर्विवाह मनुस्मृति में वर्जित है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु को माना जाता है। मनुस्मृति विवाह 8 प्रकार के बारे में चर्चा है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में के बारे में सूचना बताता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर 5 वर्षों पे समुद्रगुप्त प्रयागराज में धर्म संसद किया करता था, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया करता था प्रयागराज में। प्रयागराज वर्तमान में इलाहाबाद का नया नाम बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्का जारी किया? किस गुप्त शासक ने सिक्का जारी किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों और नालियाँ सुदृढ़ थी, बिल्कुल ठीक थे। व्यापार वाणिज्य का उन्नत दशा था, बिल्कुल ठीक था। मातृ देवी की उपासना करते थे, बिल्कुल समाज मातृसत्तात्मक था। लोहे से परिचित नहीं थे, नहीं, लोहे के बारे में पूरी तरीक़ा से परिचय ही नहीं था, लोहा के बारे में कोई जानता ही नहीं था। यही स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लेकिन स्टेटमेंट याद रखिएगा कि 1, ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है। लोहा से कोई भी परिचय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नहीं था। चुनहोदरों के उत्खननकर्ता किसने किया था? J.H. मैकी के द्वारा चुनहोदरों का उत्खनन किया था। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? स्तूप शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के बाद मरने के बाद एक इस प्रकार की आकृति बनती है, उसको स्तूप के रूप में याद रखा जाता है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में स्थित है। राजगीर अपने बिहार में स्थित है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला था ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का शब्द कहाँ मिला था? तो ऋग्वेद में मिला था, लेकिन स्तूप शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से भी है। कुंडलपुर जन्म स्थल किसका है? तो कुंडलपुर में कुंडलगढ़ इसको नाम और कुंडल वन बोला जा सकता है। कुंडल वन में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कुटग्राम या कुंडल वन इस प्रकार से याद रखिएगा। कुटग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कुटग्राम वैशाली में स्थित है। मृण्ड पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंह युक्त देवताओं का प्रतीक जो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से एक मृण्ड पट्टिका, मृण्ड का मतलब छोटा छोटा एक प्रकार का पट्टी, मृण्ड का मतलब छोटा छोटा पट्टी पर एक सिंह वाला देवता का कृति कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। महाजनपद की संख्या 16 हुआ करती थी। 16 महाजनपद के बारे में चर्चा अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध धर्म का एक पुस्तक था अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद का नाम मगध हुआ करता था, और अंग की राजधानी पूरी तरीके से चंपा हुआ करती थी। ये भागलपुर का क्षेत्र हुआ करता था। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 165 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बसी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है। नील नदी पे आसवन बांध बना हुआ है, और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ है। कलहन की राज तरंगिणी में कुल कितनी तरंग हैं? ये क्वेश्चन पूरी तरीके से 8 तरंग याद रखिएगा। कलहन कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखे थे जिसको राज तरंगिणी कहा जाता है। कलहन कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी में 8 तरंग हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसने स्थापित किया था? लिच्छवी ने स्थापित किया था। नहीं, विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र गणतंत्र के रूप में याद रखेंगे तो ये कहाँ था? लिच्छवी, जो कि वैशाली में स्थित है। और लिच्छवी के द्वारा वैशाली स्थापित किया गया, जो विश्व की सबसे पहला गणतंत्र हुआ करता है। देखिए, सब जगह पे राजतंत्र था, राजा का शासन था, लेकिन अपने बिहार में लिच्छवी गणराज्य में पहला गणतंत्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई थी। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में आरंभ हुआ था। कुषाण वंश का संस्थापक कजुल कटफिसस हुआ करता था। कुषाण वंश का एक राजा का नाम था कनिष्क अच्छे तरीक़े से बौद्ध धर्म में प्रसार किया। गंधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। सिल्क रोड, चीन से सिल्क का व्यापार करने के लिए सिल्क रोड का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही किया गया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 3 प्रकार के शिलालेख होता है। एक शिलालेख को बोला जाता, शिलालेख का मतलब पत्थर पे कोई चीज़ लिखा है तो शिलालेख, स्तंभ बना के लिखा जाए तो उसको स्तंभ लेख, और गुफा के भीतर लिखा जाए उसको गुहा लेख कहा जाता है। तो गुफाओं के भीतर छोटा छोटा चित्र बनाया गया था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसको गुहा लेख के रूप में, गुफाओं के शैल चित्र के रूप में याद रखेंगे। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि से होती है? प्रथम अफीम युद्ध का जो नानकिंग की संधि के तहत होती है, बिहार दुर्गा पूछा है। नानकिंग की संधि के अंतर्गत प्रथम अफीम युद्ध समाप्त होती है। अफीम युद्ध होता है ब्रिटेन और चीन के बीच में। ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध पूरी तरीके से होता है। ब्रिटेन का लोग चीन को अफीम खिलाते खिलाते नशेड़ी बना दिया था, और नशेड़ी बनाने के परिणाम स्वरूप पूरी तरीके से उनके ऊपर अधिकार कर लिया गया। अफीम से मॉर्फिन का सुई बनता है, जो दर्द निवारक सुई के रूप में भी हम लोग काम करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ? बुल्गारिया पूरी तरीके से 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हो गया था। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता बंधुता। स्वतंत्रता समानता बंधुता नामक शब्द को क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन थे? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता बंधुता। इस नारा को भारत के संविधान के प्रस्तावना में रखा गया था। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में याद रखेंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी है, और वही पूरी तरीक़ा से नायक इस क्रांति का योद्धा हुआ करता था। क्वेश्चन है, हाइड्रेंट ईयर्स 100 ईयर्स 100 साल का युद्ध, 100 साल का जो युद्ध हुआ था ना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। 100 साल का जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पूरी तरीके से हुआ था। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक
तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए हम लोग बात किए थे मार्टिन लूथर किंग को। भारत के मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर किंग। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा है। ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद कजाकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? ताशकंद है। इसी ताशकंद में ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे गए थे और उनका देहांत वहीं पे हो गया था। यानी किसी भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, वो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इस बात को याद रखिएगा। ये मध्य एशिया का पूरी तरीका से देश है। अब भारत के पश्चिम जाइएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में ये पांचों देश आपको मिलेगा, मैप में खोजिएगा। कौन सा देश अभी एक राजा द्वारा शासित होता है, यानी कि राजा के द्वारा शासित? सऊदी अरब। सऊदी अरब में प्रिंस है, यानी कि राजा वहाँ पे वर्तमान में काम करता है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा बात है। चीन की मुद्रा युआन है। जापान का मुद्रा येन है। जैन अवेस्ता पवित्र पुस्तक है, पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है। पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक जैन अवेस्ता को याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? जापान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, कि जापान जर्मनी के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया था। 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। रसिया और तुर्की के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ था 1954 से 56 के बीच में। क्रीमिया युद्ध के बारे में याद रखिएगा। डैश में बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश 1971 में बना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाटरलू स्थित है। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था, बेल्जियम के रूप में। इसको याद रखिएगा, वाटरलू को बेल्जियम का युद्ध के रूप में भी हम लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन है कि लेडी विथ द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध से ही संबंधित इनका कहानी है, याद रख लीजिएगा। क्रीमिया युद्ध जो हुआ था 1854 से 56 के बीच में, रूस और तुर्की के बीच में, इस रूस और तुर्की में बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए और बहुत सारे सैनिक का जो सेवा की थी ना, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और लेडी विथ द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध में बहुत सारे सैनिक का सेवा की थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर 12 जुलाई को नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद रखिएगा। क्रीमिया युद्ध से संबंधित बहुत सारे लोगों का सेवा की थी, नर्स थी, इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अफीम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? हम आपको बात किए थे कि प्रथम अफीम युद्ध नानकिंग की संधि के तहत समापन हुआ था और अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच में। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में याद रखिएगा। नेपोलियन वन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। नेपोलियन वन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी वाटरलू की लड़ाई को बेल्जियम के रूप में याद रखिएगा। और ये पूरी तरह से हुआ कब था? 1815 में बेल्जियम का युद्ध, वाटरलू का युद्ध हुआ था। किनके बीच में? नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में लड़ा गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी में सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन उभरा था। ब्रिटेन ही पूरी तरीके से सब देशों पर शासन किया करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। ये स्पेन का रहने वाला था। 1 मिनट जी, बिल्कुल ठीक है। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो स्पेन का निवासी था, इसको भी याद रख लीजिएगा। यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा सरकार है, यानी कि जनतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार है, अब्राहम लिंकन का पूरी तरीके से स्टेटमेंट है। लोकतंत्र का परिभाषा अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन है कि पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी प्रशांत बेरे की तैनात किया गया था, जापानियों के द्वारा हमला किया गया था। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था और इसी के बाद ही पूरी तरीके से अमेरिका जापान के ऊपर बम गिरा देता है। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। अमेरिका के निगरों के लिए
अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। मार्टिन लूथर किंग को ही प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में याद रखेंगे, ब्लैक अमेरिकन गांधी के रूप में याद रखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नस्लीय भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता है रंगभेद की नीति। रंगभेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई थी। अफ्रीकन गांधी के रूप में हम लोग नेल्सन मंडेला को याद रखेंगे। प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया उनका नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान का संबंध पूरी तरीके से पाकिस्तान से था। और दूसरे विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया उनका नाम था नेल्सन मंडेला। 1488 में केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप का मतलब उत्माशा अंतरिक्ष होता है। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मैगलन है, तो मैगलन पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम मैगलन हुआ करता था। वास्को डी गामा 1498 में भारतीय के समुद्री मार्ग का खोज किया था। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति में कौन सी? दो प्रकार का शक्ति था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान हुआ करता था। जर्मनी, इटली और जापान हुआ करता था। दूसरा विश्व युद्ध की शुरू 1939 में होती है। 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर की पूरी तरीके से 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध पूरी तरीके से चलता है। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का मेन कारण था आर्कड्यूक यानी कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करने के परिणाम स्वरूप ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। जापान का हिरोशिमा शहर था जिस दिन 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा पर पहले बम गिराया गया था, 6 अगस्त 1945। और एक जगह समय था 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया था। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय और बाद वाला जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था, उस बम का नाम था फैट मैन। ये दोनों बम जापान के द्वारा ही गिराया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख नेता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण 3 नेता जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नसीर और मार्शल टिटो, ये तीनों व्यक्ति का पूरी तरीके से नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में आता है। लेकिन एक अपना अलग प्रकार का गुट निरपेक्ष आंदोलन अपना एक अलग ग्रुप बनाना था। जैसे नाटो है, नाटो अपना 31 देशों का संगठन है, उसी प्रकार से भारत बोला कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, एक अपना अलग गुट बनाएंगे, उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में याद रखा जा सकता है। कौन सी जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली जनपद था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध को याद रखेंगे। मगध पे सबसे पहला राजवंश का नाम था बिंबिसार और बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। यानी मगध पे सबसे पहला राजवंश हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ करता था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने वाले किस भाषा का प्रयोग करते थे? यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में प्रवचन किया जाता था। पाली भाषा जनसाधारण की भाषा थी, आम लोग इस भाषा को समझता था और इसी भाषा में पूरी तरीके से महात्मा बुद्ध प्रवचन किया करते थे। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के भगवान महावीर प्राकृत भाषा में प्रवचन करते थे और भगवान बुद्ध पाली भाषा में प्रवचन किया करते थे। क्वेश्चन है 203 नंबर, त्रिरत्न में 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये पूरी तरीके से जैन धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल बंदरगाह प्रमाण देता है? लोथल एक बंदरगाह है, भगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी घर था, मेन अगर रोड हम पूरी तरीके से बनाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी घर था वो घर का दरवाज़ा पिछवाड़े की तरफ खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जितना जगह घर का दरवाज़ा पिछवाड़े की तरफ खुलता था, लेकिन लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। इस बात को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सब जगह का घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलता था, लेकिन लोथल के घर का दरवाज़ा सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। लोथल बंदरगाह नगर था, भगवा नदी के तट पर अवस्थित है और पूरी तरीके से गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ था।
उड़ीसा यहाँ पे स्थित है। अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से शामिल हुआ। कलिंग युद्ध कर रहे थे उस समय वहाँ का राजा खारवेल हुआ करता था। खारवेल का संबंध जैन धर्म से था। जब युद्ध किया तो उस समय जितने भी पुरुष वहाँ के सब लोग मारे गए और महिला उस वहाँ से निकलती युद्ध करने के लिए। अशोक बोला कि महिला पर हम वार नहीं करेंगे और उसी के समय हाथ जोड़ लिया। उसी के बाद बोला कि हम आज के बाद मारकाट नहीं करेंगे, सहिष्णु हो जाएंगे, पूरी तरह से टॉलरेंस हो जाएंगे। और उसी के बाद बौद्ध धर्म धारण करवा लेता है। बौद्ध धर्म धारण करवाने वाला व्यक्ति का नाम उपगुप्त है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक को गुप्त बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से धारण करवा देता है। मोहनजोदड़ो की पाई गई नृत्यांगना की मूर्ति कांसा की मूर्ति मिली है। कांसा धातु सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये कांसा की मूर्ति, नृत्यांगना की मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? एक राजा पुजारी की मूर्ति पूरी तरीके से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस स्थल पर जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त करते हैं? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। आगे नहीं, कालीबंगन से प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा स्थल के शहर को शहर के रूप में देखा जाता है। हड़प्पा जो स्थल का शहर था ना, वह ग्रिड पद्धति में अपनाई गई थी और आयताकार रूप में पूरी तरीके से बनाया गया था। भक्ति आंदोलन में शैववाद, शैव का मतलब भगवान शिव को मानने वाले, भक्ति आंदोलन में भगवान शिव को मानने वाले को नयनार कहा गया और भगवान विष्णु को मानने वाले को अलवार कहा। अलवार संत का मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले और भगवान शिव को मानने वाले को नयनार संत के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पढ़े थे ज्वालामुखी के परिप्रेक्ष्य में, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है और एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का प्रकाश पुंज द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी वर्ष पुरानी है? दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र के मलबे से फैली हुई है। 3000 साल पुराना है सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता का सही क्रम चुनिए। वैदिक काल में अग्नि, इंद्र और सोम ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण देवता के रूप में याद रखा जाता है। अग्नि, इंद्र और सोम वैदिक काल में देवताओं का समूह था। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले के युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहला युग का नाम पुरापाषाण काल था। हम लोग कल बात किए थे कि पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था और कृषि का आविष्कार, कृषि का शुरुआत और पहिए का आविष्कार। पुरापाषाण काल में आग लगा और पूरा जल गया, तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, और नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत और पहिए का आविष्कार यानी कि चक्का बनाने की शुरुआत पूरी तरीके से नवपाषाण काल में ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन, हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्रा शहर की नींव रखी। तो पाटलिपुत्रा शहर बसाया था, उदयन के द्वारा बसाया गया था। पाटलिपुत्रा शहर उदयन के द्वारा बसाया गया था। हर्यक वंश से संबंधित था, अजातशत्रु का पुत्र हुआ करता था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में याद रखें। सब अपने बाप को मार मार के वहाँ पे राजा बन जाता था, इसलिए पितृहंता वंश के रूप में उसको याद रखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान की शिव को समर्पित गुफा है? एलिफेंटा का गुफा। एलिफेंटा का गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है? श्रीलंका में। हाथी गुम्फा है उड़ीसा में। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र और एलिफेंटा पास, पास का मतलब दर्रा होता है, एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है। लोथल स्थल हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज, 1 मिनट, लोथल स्थल कहाँ पे? लोथल भोगवा नदी के तट पे गुजरात में स्थित है। RS राव के द्वारा किया गया था लोथल शहर का खोज। जमीन पर खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ी थी वो पुरातात्विक साक्ष्य। बुर्जहोम में जम्मू कश्मीर का एक जगह था, गड्ढा घर मिला था, यानी गड्ढा में घर बनाया गया था और उस गड्ढा के नीचे सीढ़ी बनाई गई थी। तो ये ज़मीन से खोदा गया गड्ढा घर बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। नीचे जाने के लिए पूरी तरह का सीढ़ी भी बनाई गई थी। क्वेश्चन है, अपने महान परिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब कि महात्मा बुद्ध के मरने के पीरियड को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई 483 ईस्वी पूर्व में। 563 में जन्म हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश देवरिया जिले में इनका देहांत हो गया। अंतिम उपदेश वहीं पे दिए थे। प्रयाग प्रशस्ति संकलित है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में पूरी तरीके से लिखा गया है, समुद्रगुप्त से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आए, यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है, तो शुंग वंश आता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम बृहदत्त हुआ करता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक और सुसीम हुआ करता था। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था बृहदत्त, और मौर्य वंश के बाद पुष्यमित शुंग शुंग वंश का स्थापना करता है। क्वेश्चन है, कौन से वेद में कर्मकांड के कार्य के बारे में पता चलता है? यजुर्वेद में पूरी तरीक़ा से। किस वेद में मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड की व्याख्या संबंधित है? तो यज्ञ का कर्मकांड यजुर्वेद से ही पूरी तरीक़ा से संबंधित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया महाबोधि मंदिर के पहले परिसर में अशोक के द्वारा मंदिर बनाया गया था। 326 बीसी, बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम नदी का पूरा नाम वितस्ता है, वितस्ता को झेलम कहा जाता है। प्रश्न आता है कि वितस्ता नदी के तट पर, यानी कि वितस्ता नदी को वर्तमान में झेलम नदी के रूप में याद रखेंगे। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। श्रीनगर शहर अशोक के द्वारा बसाया गया था। वैदिक काल में डैश नदी के किनारे बसा था। वैदिक काल जो है ना, सरस्वती नदी को वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था। सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा, नदियों की माँ और देवियों की माँ के रूप में याद रखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया, जिसमें भद्र विहार का निर्माण किया था कनौज में। कनौज में राजा हर्षवर्धन के द्वारा ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया था। कनौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इत्र की नगरी के रूप में हम लोग कनौज को याद रखेंगे। इत्र की नगरी कौन है? कनौज है। कनौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी बनारस में स्थित है उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यमुना नदी के तट पे है। और हरिद्वार गंगा नदी के तट पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है गंगा नदी के तट पे। पाल वंश का प्रथम राजा का नाम था गोपाल। पाल वंश का एक राजा का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार के भागलपुर में किया गया था। ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ था? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। चोल राजा मंदिर बनाने के लिए, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यह तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल से सम्राट से ही संबंधित है। याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि चोल राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है, चोल के द्वारा बनवाया गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें शासन के बारे में बताते हैं। किसके शासनकाल के बारे में? तो मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य के पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हुआ करता था और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम कौटिल्य हुआ करता था और कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किए थे। उपनिषद की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो उपनिषद की प्रयुक्त भाषा संस्कृत थी। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। और उपनिषद का संबंध पूरी तरीक़ा से दर्शन से है। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर लिखे गए पुस्तक को उपनिषद कहा जाता है। निषद का मतलब समीप बैठना होता है। 231 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद की प्रयुक्त भाषा हो गया। 232 नंबर, बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो डैश पर ध्यान रखने के लिए पंचशील के रूप में अष्टांगिक मार्ग पूरी तरीक़ा से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध के आचरण को नियम अष्टांगिक मार्ग को ध्यान रखते हुए उन्हें पंचशील के रूप में पूरी तरीक़ा से कहा गया। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था वानभट्ट। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा, हम अभी आपको चर्चा की है कि हाथी गुम्फा कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। और हाथी एलिफेंटा पास कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा पास का संबंध श्रीलंका से। हाथी गुम्फा उड़ीसा। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे है? एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा पास का मतलब दर्रा होता है जो श्रीलंका में स्थित है। तो उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल का संबंध जैन धर्म से, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। लिच्छवी प्रथम गणराज्य, प्रथम गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया था। वैशाली में ये जगह हुआ करता था। ये वैशाली जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में रहता था? प्रतिहार के दरबार में नागभट्ट नामक राजा नागभट्ट रहा करता था। प्रतिहार नरेश के शासनकाल में नागभट्ट रहा करता था। वैदिक गणित का सबसे पवित्र पुस्तक का नाम था शुल्बसूत्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है
कि वैदिक गणित की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण गणित का नाम सूर्य सूत्र हुआ करता था। भारत के राज्य प्रतीक, भारत का राज्य प्रतीक सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का संबंध दर्शन से है। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के पास कांसा का खोज हुआ था। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सबसे पहले तांबा मिला था और तांबा के बाद पूरी तरीके से कांसा मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा। भारत में जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। जाति व्यवस्था श्रम की व्यावसायिक विभाजन के लिए सब लोगों का काम का बंटवारा हुआ करता था, यानी सब लोग अलग अलग प्रकार के काम करते थे। श्रम के व्यावसायिक विभाजन के लिए जाति व्यवस्था बनाया गया था। जो फसल वैदिक लोग का ज्ञात नहीं था, तंबाकू के बारे में कोई परिचय नहीं था। गेहूं, जौ और चावल उस समय लोग उगाते थे। तंबाकू तो बाद में आया। तंबाकू पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तंबाकू लाई। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो वैदिक सभ्यता के समय तंबाकू था ही नहीं। तंबाकू के पत्ता पर ही सबसे पहले इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक वायरस का खोज किए थे। वायरस का मतलब विषाणु का खोज तंबाकू के पत्ता पर किया गया था। उसका नाम था TMV, टोबैको मोजेक वायरस। तंबाकू के पत्ता पे सबसे पहले वायरस का खोज किया गया था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। वैदिक आर्य एक जाति के रूप में भारत में आया था। सब्जी गाय चराने के लिए आया था। सब्जी और फल उन लोगों का पूरी तरीके से मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। आयु की आरोही क्रम के अनुसार बिल्कुल सबसे पहले ब्रह्मचर्य, तब गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और तब संन्यास आता है। 0 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम होते हैं। 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 साल गृहस्थ, 75 साल वानप्रस्थ और 100 साल के रूप में संन्यास। ब्रह्मचर्य उम्र पढ़ने का होता है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में शादी विवाह करना होता है। शादी विवाह करने के बाद बाल बच्चा होगा। बाल बच्चा का शादी करिए वानप्रस्थ में, और बाल बच्चा का जब शादी होगा तो वानप्रस्थ यानी संन्यास जीवन पूरी तरीके से धारण करके कहीं मठ उठ धर लीजिए, जाके आनंद की प्राप्ति करिए। निम्नलिखित में से कौन सा योग के प्रणेता थे। योग के लिए पतंजलि को याद रखेंगे। योग भी एक प्रकार का दर्शन है। तो योग दर्शन से सांख्य दर्शन पढ़े थे कपिल मुनि के रूप में, उसी प्रकार से योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। योग कराते हैं बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव के कंपनी का नाम है पतंजलि। तो पतंजलि एक गुरु हुआ करते थे। पतंजलि के ऋषि थे, और ऋषि जो थे योग के प्रणेता, योग के संस्थापक। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण के पाणिनि। संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरण कौन थे। व्याकरण के जनक पाणिनि को याद रखेंगे। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित था, मनुस्मृति कानून से संबंधित था। कानून की सबसे पहली पुस्तक का नाम था मनुस्मृति। मनु के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक था, इसलिए आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है BR अम्बेडकर को। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया था। कानून की सबसे पहली पुस्तक थी, और जब भारत में संविधान बना, कानून बना, तो आधुनिक भारत के मनु कहा जाता है BR अम्बेडकर को। कंबोडिया के उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों का चित्रित किया गया। अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे, कंबोडिया में स्थित है, जो भगवान विष्णु से संबंधित है। यानी कि जब महाभारत और रामायण के बारे में बात करेंगे तो कृष्ण और राम के बारे में चर्चा होगा। तो कृष्ण और राम का मतलब दोनों विष्णु के ही अवतार हुआ करते थे। तो विष्णु का मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों का चित्रित किया गया। बोरोबुदुर का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर का मंदिर है, इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों की संख्या कहाँ पे, इंडोनेशिया में स्थित है। इस बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा। क्वेश्चन है, आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियाँ कहाँ थी। देखिए, आर्यों की सबसे पुरानी बस्तियाँ कहाँ थी, सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ करती थी। देखिए, आर्य जब भारत में आए थे तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास में आए थे। तो सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्यों की सबसे पुरानी बस्तियाँ प्राप्त हुई थी।
पंचतंत्र कहानी के लेखक विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र कहानी लिखा गया था। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। बिल्कुल, उपनिषद का संबंध हम आपको बता रहे थे कब से कि दर्शन से संबंध है। उपनिषद का संबंध सीधा दर्शन से है। उपनिषद की संख्या 108 है। तो हिंदू दर्शन का संबंध उपनिषद का संबंध दर्शन, जो दिखता है वही दर्शन है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे और सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि। मीमांसा दर्शन 2 प्रकार का है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा बद्रायन और उत्तर मीमांसा के जैमिनी। आगे देखिए, तमिल के क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय अवतार के रूप में उसको याद रखेंगे। भगवान बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय अवतार के रूप में उसको याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में समाज के 2 वर्गों में अपने दायरे में लाकर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, कि महिला और शूद्र के रूप में पूरी तरीके से प्रभाव डाला था। क्वेश्चन आ गया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के, यहाँ तक तो कर ही लिए थे, बौद्ध धर्म ने समाज के अपने दायरे कर लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। वे महिला और शूद्र हुआ करते थे। क्वेश्चन है कि बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम था सुद्धोधन और सुद्धोधन का संबंध शाक्य कुल से हुआ करता था। शाक्य कुल के मुखिया हुआ करते थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ के उकेरे गए जानवर का एक चित्र नहीं है? मृग। कुबर वाला सार हाथी और घोड़ा था। मृग का कोई संबंध सारनाथ से नहीं है। सारनाथ का स्तंभ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सारनाथ में स्थित है, जहाँ भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे पहला प्रवचन दिया गया था। महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर की माता का नाम था त्रिशूला हुआ करता था। महावीर की बेटी का नाम था अनुजया प्रियदर्शी और यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था। यशोदा महावीर की पत्नी का नाम था, वाइफ का नाम था। और महावीर की माता का नाम, मदर का नाम था त्रिशूला और बेटी का नाम था पूरी तरीके से अनुजया प्रियदर्शी। फिर से सुन लीजिए, महावीर की माता का नाम त्रिशूला, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और महावीर की बेटी का नाम अनुजया प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? बुद्ध के समकालीन नहीं था महापद्मनंद नंदवंश से संबंधित है, ये बुद्ध से संबंधित नहीं है। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल के तराई में स्थित है। राजगीर में महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहला महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में सबसे पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप उस समय अध्यक्ष हुआ करता था। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कनिष्क के शासनकाल में पूरी तरीके से फला फूला था। गंधार शैली का विकास गंधार शैली को भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण माना जाता है। गंधार शैली में महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा प्रतिमा बनी है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मथुरा कला में भी बनी है, लेकिन सबसे पहला मूर्ति मथुरा कला में बनी है। मथुरा कला का संबंध देसी कला से है, लेकिन महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में है। गंधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बुद्ध के समकालीन शासक के रूप में याद रखेंगे हम लोग बिंबिसार का एक राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य का नाम था जीवक। जीवक को महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजा था और बिंबिसार अशोक के भगवान बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। मिलिंद पन्हो क्या है? एक पुस्तक है। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक था, पाठ था, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पाठ है, पुस्तक है। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध किसके जीवन से? सांड और बैल एक ही से याद रख लेना है। महात्मा बुद्ध का जन्म का संबंध एक कहानी है छोटा। सांड कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा,
पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई और मृत्यु तो स्तूप कहलाई। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सांड कमल। सांड और कमल का प्रतीक महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। घर से लेकर घोड़ा भागा, घोड़ा है महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने का। महात्मा बुद्ध जिस घोड़ा से गए थे उसका नाम था कंथक और जिस घोड़ा चलाने वाले सारथी का नाम था चन्ना, याद रखिएगा। फिर घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान की प्राप्त कराई, यानी कि ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक पीपल है। और मृत्यु तो स्तूप कहलाई, स्तूप का संबंध पूरी तरीके से मृत्यु से है, स्तूप। तो बैल का संबंध महात्मा बुद्ध के जन्म से है। क्वेश्चन 260 से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्माण, यानी कि महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी को माने परिनिर्माण का मतलब महात्मा बुद्ध का देहांत पावापुरी में हुआ था। जन्म हुआ था वैशाली के कुटग्राम नामक स्थान पे। किस स्मारक से गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान को विश्व प्रचारित किया जाता है। कौन सा महाबोधि मंदिर जो परिसर में बुद्ध भगवान का मूर्ति है उसी के अंतर्गत दिव्य ज्ञान प्रचारित करने की पता चलता है। और एशिया का लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश। इन ऑप्शन के अनुसार सबसे पुराना राजवंश कौन था? मौर्य वंश था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान तक, यानी कि भारत का मैप अगर देखेंगे तो ये पुराना प्राचीन मैप बहुत बड़ा बना हुआ करता था। इस प्रकार का पूरी तरीके से प्राचीन मैप हुआ करता था। पूरा भारत, अखंड भारत अफगानिस्तान तक अपना भारत हुआ करता था। हिंदू कुश पर्वत के पास अपना भारत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो यहाँ पे आया था। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यूनान का व्यक्ति था। यूनान का ही सिकंदर था। यूनान के ही अरस्तु थे। यूनान का ही सुकरात थे और यूनान के ही पूरी तरीके से प्लेटो थे। तब मेगास्थनीज यूनान का व्यक्ति था। यूनान को ग्रीक और एथेंस भी कहा जाता है। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो ऑप्शन में यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ करता। क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? गुलाम वंश, इब्राहिम लोदी का संबंध लोदी वंश से है, गुलाम वंश से नहीं है। तो इब्राहिम लोदी का संबंध किस वंश से? लोदी वंश से। लोदी वंश का अंतिम राजा का नाम इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के से और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी मारा जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज एक विभाग बनाया था। दीवान-ए-अर्ज विभाग बनाने वाले व्यक्ति का नाम था बलबन। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय के शासनकाल में रहा करते थे। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश का भाषा तेलुगु है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। एक शब्द मिलेगा अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय के समान दरबार से। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय के शासनकाल से है। 8 तेलुगु कवियों का समागम को अष्टदिग्गज कहा जाता है और तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का भाषा है। आंध्र प्रदेश यहाँ राज्य स्थित है और यहाँ पे पूरी तरीके से ये पूरब है, पूरी तरीके से ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। तो पूरब साइड में तेलुगु भाषा और तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के रूप में याद रखा जाता है। हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था। सिंचाई करने के लिए नहर बनाया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले नहर बनाया था, ठीक है। नहर बनाने की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक किया था। सबसे ज़्यादा नहर बनवाने का काम फिरोज शाह तुगलक किया था। हक ए सर्व एक प्रकार का सिंचाई कर था, तो सिंचाई कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक दास रखा था फिरोज शाह तुगलक। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया था। बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। वहीं पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व का दावा किया था? यानी कि हम लोग पढ़े थे गुप्त काल में पूरी तरीक़ा से। क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व दावा किया था? क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व दावा किया था?
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व आधा लिया जाता था। गुप्त काल में हम लोग पढ़े थे कि गुप्त काल में राजस्व जो लिया जाता था 1/6 लिया जाता था और बाद में 1/2 लिया जाने लगा अधिया। जैसे बटैया देते हैं तो हम लोग आधा अनाज ले लेते हैं, उसी प्रकार से इल्तुतमिश किया था। क्वेश्चन है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना किया गया था। मुस्लिम शक्ति का स्थापना तराइन के दूसरे युद्ध से होता है। तराइन का युद्ध दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, उसी युद्ध के बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श, लाल बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला होता है, तो लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाखों का दान देने वाला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, इसको लाल बख्श के रूप में याद रखेंगे। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के रूप में किया गया था। उस महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम रज्जनामा के नाम से किया गया था और फैजी के निर्देशन में किया गया था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, तो फैजी के निर्देशन में हुआ था, रज्जनामा के नाम से हुआ था। क्वेश्चन 278, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया जाता है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 277 नंबर देखते हैं, किसके शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। किसके शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था। चार तस्लीम जमीन बोस लागू किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह बुरहानुल मुल्क की उपाधि धारण की, सआदत खां। सआदत खां का संबंध अवध का संस्थापक कौन था, सआदत खां था। अवध क्षेत्र, अवध का संस्थापक सआदत खां और अवध से ही बेगम हजरत महल, अवध का संबंध लखनऊ से था और अवध से ही बेगम हजरत महल 1897 की क्रांति में भाग ली थी। बुरहानुल मुल्क की उपाधि और सआदत खां को दिया गया था। सआदत खां का संबंध अवध से है। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा था, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक लिखा गया था। अब्बुल फजल आईनी अकबरी पुस्तक लिखे थे। दारा सिको शाहजहां का बेटा हुआ करता था, विद्वान व्यक्ति था। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से किया था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुलाब्दीन को। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। कश्मीर का इतिहास लिखा गया था कलहन के द्वारा, जिस पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। अकबर के शासनकाल में 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के समय मेवाड़ का शासक राजा उदय सिंह हुआ करते थे। क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण, कल आपको बताए थे कि लाल किला का निर्माण शाहजहां कराया था। एक आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां कराया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां कराया था। शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण किया गया। लाल किला के भीतर मोती मस्जिद है, जिस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। एक मोती मस्जिद आगरा में है जिसका निर्माण शाहजहां कराया था और ये मोती मस्जिद लाल किला के भीतर है जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सचिवालय में पूछा गया था, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। जो इस बार बिहार दरोगा पूछा था कि केवल औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुआ था, इस बात को गौर करिएगा। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई एक महिला हुआ करती थी, ताराबाई के हाथ में। ये क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत ही बेहतर है। बिहार दरोगा तक का क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरीक़ा से आपको आएगा, इस बात पे गौर करिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत बेहतर है, इसको प्रयास करिए कि 1-2 बार रिवीजन करें। वीडियो भी थोड़ा सा फास्ट करके देख लें, लेकिन देख जरूर लें। एक बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बना रहेगा। दोबारा देखिएगा तभी जाके फिर अच्छे तरीके से रिवीजन हो पाएगा और रिवीजन होगा तभी परीक्षा में आप सही क्वेश्चन को कर पाइएगा। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा दक्षिण भारत का पहला सैन्य अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान किया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध तुगलक वंश से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले में महारानी राजिया सुल्तान को कैद
कैदी की तरह रखा गया था जब अपने विद्रोह जनरल मलिक इख्तियार उन दिन अल्तुनिया से हार गई थी। किला मुबारक में इनको कैद करके रखा गया था। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत यानी कि पूरे भारत की सबसे पहली महिला शासिका हुआ करते थे। किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू की? मोहम्मद बिन तुगलक ही सांकेतिक मुद्रा जारी किया था। ये सोच रहा था कि सांकेतिक मुद्रा जारी करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हर घर में सिक्का बनाया जाने लगा। इसी के कारण पूरी तरीके से ये भी इनका योजना असफल रहा। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन जो भी काम किए थे इतिहास में वो असफल रहे, इसीलिए इनको पागल बादशाह कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करने वाले चहमान के बाद कौन से आए? तो चहमान के बाद चौहान वंश आए थे। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हुआ करते थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्हुक हुआ करते थे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जानते हैं? आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जानते हैं। कृष्णदेव राय के आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को याद रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में हराया था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। बाबर जितना भी युद्ध हुआ है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सारा युद्ध में पूरी तरीके से बाबर विजय को प्राप्त हुआ है। बाबर कभी हारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में मेदिनी राय बाबर के बीच में लड़ा गया था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में किया गया था। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, 1526, 1527 और 1528 में चंदेरी के युद्ध। घाघरा युद्ध 1529 में और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक था? पल्लव वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। पल्लव वंश का संस्थापक नहीं था। हाँ, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु हुआ करता था। प्रभाकर वर्धन वंश का संबंध पल्लव वंश से नहीं था। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक चित्रकार था? उस्ताद मंसूर नामक चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में था। हम बात किए थे क्वेश्चन में पहले कि चित्रकारी की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल से होती है। अब जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का स्थापत्य काल कहा जाता है। चित्रकारी पूरी तरीके से बेहतर तरीके से काम कर रहा था। जहाँ औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकारी का पूरी तरीके से खत्म हो गया। चित्रकारी वहाँ पे फेमस नहीं रहा। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच में। निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की? बुरहानुल मुल्क की उपाधि सादत खां के द्वारा प्रदान किया गया था। सादत खां का संबंध अवध से ही है। अवध का संस्थापक सादत खां। अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में लखनऊ से भाग ली थी। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? भक्ति जो आंदोलन है रामानुजाचार्य के द्वारा ही शुरू किया गया था। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है। कि भक्ति संगीत गा के और हम भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। बाबा फरीद बताते हैं कि गीत गा के, संगीत गा के, ढोलक झाल बजा के पूरी तरीके से इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। एक भारत के संत हुआ करते थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कीर्तन परंपरा से, जो वर्तमान में हरे राम हरे कृष्ण जो हम लोग गाते हैं ना, उसको कीर्तन कहा जाता है। और कीर्तन परंपरा की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ठीक है।